हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, जिसमें कि हम चैप्टर 3 का रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हमने सबसे पहले लिए थे एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। और लास्ट सेशन से हमने क्या किया था, अपने क्वेश्चन आंसर्स को लेना शुरू किया था, यानी कि हम प्रश्न देख रहे थे कि किस प्रकार चैप्टर 3 जो आपका है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। और इस अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न अगर पेपर में आता है तो उसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे वो यहाँ पर बताया जा रहा था। लास्ट सेशन में कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने जाने थे। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। ये प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि वन वर्ड में, अगर एक शब्द में अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है तो वो किस प्रकार उसका आंसर होगा वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, आइए चलते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। नेम अ नेचुरल फाइबर। आपको क्या बताना है? एक प्राकृतिक रेशे का नाम बताइए। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे आपके कई प्रकार के आपने देखे हैं, जिनमें कि प्राकृतिक रेशों को दो कैटेगरी में आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक प्लांट से जो आप निकालते हैं, प्लांट से जो यानी पादपों से जिनको आप प्राप्त करते हैं, और दूसरे क्या होते हैं जिनको आप जंतुओं से यानी एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो क्या हो गए, एक पादपों से मिलने वाले प्राकृतिक रेशे हो गए और एक आपका जंतुओं से मिलने वाले प्राकृतिक रेशे हो गए। ठीक है, तो पादपों से क्या क्या मिलता है, जैसे कपास से मिलता है, जूट का मिलता है जो फाइबर होता है। ठीक है, वो सारे क्या हो गए, नेचुरल फाइबर है। वहीं पर जो आप जीवों से जंतुओं से प्राप्त करते हैं उनमें जैसे वूल की बात आप करते हैं, ठीक है, सिल्क हो गया, तो ये सारे आपके नेचुरल फाइबर के क्या है, प्रकार है। ओके, तो यहाँ पर एक का आपको चूंकि नाम लिखना है तो वो क्या है, कॉटन यानी कि सूती जिसे आप कहते हैं या सूत जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र जो होते हैं उनमें जो फाइबर पाया जाता है या जिस फाइबर से वो बने होते हैं वो फाइबर कहाँ से मिलता है, चूंकि प्रकृति से मिल रहा है इसलिए किस प्रकार का हो गया, प्राकृतिक रेशम। प्राकृतिक आप उसको क्या कहेंगे, रेशा कहेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, सूती। और इसके अलावा क्या हो सकता है, वूल हो सकता है, ओके, ऊन। और क्या हो सकता है, रेशम हो सकता है। तो ये सारे क्या है, प्राकृतिक रेशे के प्रकार है, सिल्क। ओके, चलिए जल्दी से आंसर नोट करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर यानी कि जो आप जिसको क्या कह रहे हैं, जंतु रेशा कह रहे हैं। ठीक है, जंतुओं से मिलने वाले रेशे या फिर प्राणियों से मिलने वाला रेशा जिसको आप कहते हैं। तो जंतु रेशे के क्या बताने हैं, कंपोनेंट बताने हैं यानी कि घटक बताने हैं। ठीक है, तो घटक क्या होता है, जिनसे मिलकर वो बना होगा या फिर जो उसमें प्रेजेंट हो। ओके, चलिए, तो ये किससे मिलकर के बना होता है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इसका घटक क्या हो गया, प्रोटीन। ओके, जीजीआईसी बुग्गा वाला बच्चों आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाएंगे, आवाज आ रही है तो। जीआईसी भवन बच्चों आवाज आ रही है? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम सम आर्टिफिशियल
फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम बताने। अब आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से हो गए? जिनको आप मैनमेड भी कहते हैं या साथ ही जिनको क्या कहा जाता है? कृत्रिम कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशे। ओके, और कृत्रिम रेशों में आपका क्या क्या आता है? नायलॉन, टेरिलीन, पीईटी हो गया, एक्राइलिक, टेफ्लॉन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके आर्टिफिशियल फाइबर, या फिर जिनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है आप इनको सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ओके, तो ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमने जब रेशे की, फाइबर की बात करी थी तो मेनली दो क्लासेस में उनको क्लासिफाई किया था। एक आपका नेचुरल फाइबर आ रहा था, दूसरा आपका आर्टिफिशियल फाइबर आ रहा था। ठीक है, तो वही आर्टिफिशियल फाइबर जिसको आप सिंथेटिक भी कह रहे हैं और साथ साथ मैन मेड भी कह रहे हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज है। और वहीं पर नेचुरल फाइबर को फिर अगेन आपने दो क्लासेस में बांटा कि अगर नेचुरल फाइबर पेड़ों से मिल रहा है तो वो प्लांट्स का हो जाएगा, और दूसरा अगर वो जानवरों से मिल रहा है तो उनको हमने जंतु रेशे करके नाम दिया। ओके, जल्दी से तीनों प्रश्नों को नोट करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट अपना 4th क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि किस रेशे को आपका कृत्रिम रेशम, या फिर आप क्या कहेंगे इसको, संश्लेषित भी कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रेशम कैसा है, सिल्क, रेशम मिलता है आपको रेशम के कीट से। तो रेशम के कीट से मिलने का मतलब क्या है कि आप इसको जो एनिमल फाइबर की कैटेगरी में रखेंगे। एनिमल फाइबर किस कैटेगरी में आता है आपका? नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये जानवरों से स्वतः ही मिलने वाला, स्वतः ही मिलने वाला बोले कहने का तात्पर्य क्या है कि जानवरों के जो बाल होते हैं उनसे आपके हम क्या करते हैं, रेशे निकालते हैं। जैसे वूल की बात कर रहे थे, ठीक है, रेशम के कीट से क्या निकाल रहे हैं? सिल्क निकाल रहे हैं, यानी रेशम प्राप्त कर रहे हैं। तो रेशम एक क्या हो गया? नेचुरल फाइबर हो गया। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कृत्रिम रेशम, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क की बात कर रहे हैं। तो यानी एक ऐसा रेशा जिसको लेबोरेटरीज में बनाया जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज किसके समान होंगी? जो प्राकृतिक रेशम है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, नेचुरल सिल्क जो आपका है उसकी तरह उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन वो कैसा है? हमने कहा वो आपका कृत्रिम है। तो कृत्रिम जो रेशम है यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क है, वो किसको कहा जाता है? आपके रेयॉन को कहा जाता है। ठीक है, तो रेयॉन के बारे में हमने पिछले जो सेशन था उसमें भी कुछ प्रश्नों के आंसर देखे थे, जैसे कि रेयॉन क्या है। तो रेयॉन आपका किस में आता है? वहां पर भी हमने कहा कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित का अर्थ क्या होता है आपका? कि इसको लेबोरेटरीज में बनाया जाएगा। ठीक है, वहीं पर जब हम सिल्क की बात कर रहे हैं तो सिल्क हमें कहाँ से मिल रहा था? जब हमने कोकून के बारे में पढ़ा था कि रेशम का कीट पूरी लाइफ साइकिल हमने उसकी देखी थी। वहां पर जब कोकून का निर्माण होता है, प्यूपा स्टेज आती है, तो उन सब स्टेजेस के बाद में आपको रेशम प्राप्त होती है। ठीक है, तो रेशम आपका क्या हो गया? नेचुरल फाइबर, और रेयॉन आपका क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है, या आप उसको मैनमेड फाइबर बोल रहे हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं। ठीक है, उसी रेयॉन को क्या कहा जा सकता है? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच कंट्री वॉज रेयॉन फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड, यानी कि सबसे पहले किस कंट्री में, किस देश में रेयॉन को संश्लेषित किया गया था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेयॉन का संश्लेषण सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ओके, तो जब आप रेयॉन का संश्लेषण पढ़ते हैं तो वो इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। ठीक है,
तो ये प्रश्न अगर आएगा कि रेयॉन का संश्लेषण सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में सबसे पहले रेयॉन का संश्लेषण किया गया, यानी कि सबसे पहले वहां पर वहां की लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में रेयॉन को बनाया गया था। ठीक है, या प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कौन सा फाइबर बनाया गया था। ठीक है, तो वो क्या आएगा फिर, रेयॉन। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, तो वो आपका क्या है, नायलॉन है। फुल्ली सिंथेटिक का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से केमिकल से उसको ऑब्टेन किया गया होगा, यानी बनाया गया होगा। जब आप रेयॉन की बात करते हैं तो रेयॉन को क्या किया गया था, आपने दो तरह से बनाने की विधियां देखी थी सिंथेटिक फाइबर को। कौन कौन सी, एक आपने कहा था कि रीजनरेशन किया जाता है नेचुरल फाइबर्स का, और दूसरा आपने कहा था कि पूरी तरीके से केमिकल्स का यूज करके, रसायनों का उपयोग करके, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, ठीक है, क्या कहा गया, रसायनों का प्रयोग करके रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा फाइबर यानी कि रेशे का निर्माण किया जा रहा है। तो दो विधियां हो गई, एक जहां पर आपने कहा कि हमने क्या किया, हमने लिया प्राकृतिक रेशा, ठीक है, या कोई नेचुरल सब्सटेंस लिया और उस नेचुरल सब्सटेंस के साथ कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं की और फिर हमने एक सिंथेटिक फाइबर का निर्माण किया। ठीक है, तो यहां पर भी निर्माण किसका हुआ, सिंथेटिक फाइबर का हुआ। और दूसरा हमने क्या कहा कि जब आप क्या करेंगे कि पूरी तरीके से रसायनों का प्रयोग करके, यानी कि केमिकल्स का प्रयोग करके, और किसकी, केमिकल प्रोसेसेस यानी कि रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से क्या होगा, एक फाइबर का निर्माण होगा, जो कि क्या है आपका सिंथेटिक फाइबर होगा। तो यहाँ पर किसकी बात हुई कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर पूर्ण रूप से जो संश्लेषित था, तो वो कौन सा है आपका, नायलॉन। ओके, चलिए जल्दी से क्वेश्चंस को नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है ना, नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूनिट ऑफ रेयॉन इन द वर्ल्ड, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूनिट, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर हो रहा है और उसके पूरे विश्व में। ठीक है, तो ग्रेसिम इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, आपका रेयॉन का होता है। नेम अ कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलीएस्टर। ठीक है, पॉलीएस्टर की क्या बतानी है, कॉमन वेराइटी बतानी है। तो पॉलीएस्टर की कॉमन वैरायटी है आपकी टेरिलीन, जिसे आप कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे आप फाइबर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि रेशा। और रेशा क्या है, जब मैंने आपको बताया था कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को देखिए, वो किससे बने हुए हैं, धागों की आपस में बुनाई की गई है। इस प्रकार से धागों को आपस में लगाया गया है, सेट किया गया है कि उनसे पूरा एक फैब्रिक बन रहा है। फिर उस फैब्रिक की कटिंग हुई होगी, स्टिचिंग हुई होगी, और उससे अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए गए हैं, जैसे शर्ट हो गई, पैंट हो गई, या फिर आपने कोई कुर्ता पहना है, कोट पहना है, पैंट पहनी है, जो भी पहना है। ठीक है, तो फैब्रिक था, पूरा एक कपड़ा होता है, उसकी कटिंग हुई है, स्टिचिंग हुई है। अब वो फैब्रिक किससे बना हुआ है, यार्न यानी कि धागे से बना हुआ है। और वो धागे को जब आप खोलेंगे तो उसमें पतले पतले स्ट्रैंड दिखाई देंगे, और वो क्या है, वही रेशे हैं आपके। और उन्हीं रेशों की बात हम कर रहे हैं कि वो रेशा किस किस प्रकार का हो सकता है। तो वो प्राकृतिक हो सकता है अगर वो हमें प्रकृति से मिल रहा है, और अगर उसी धागे के रेशे को कहाँ बनाया गया है, प्रयोगशालाओं में रसायनों का प्रयोग करके बनाया गया है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर। और चूंकि हमने बनाया है, हम क्या है, मनुष्य हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मनुष्य जिस भी चीज का निर्माण करते हैं तो उनको क्या कह दिया जाता है, कृत्रिम कह दिया जाता है। ठीक है, तो वो फिर क्या हो गए, कृत्रिम रेशे हो गए, मैन मेड जिनको कहा जा रहा है, या फिर उन्हीं को क्या कह दिया जाता है, आर्टिफिशियल भी कह दिया जाता है। ओके, तो ये सारे वर्ड एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, ऐसा फाइबर। सिंथेटिक संश्लेषित जिसे कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, और मैन मेड यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एस्टर। तो एस्टर क्या होता है, एस्टर के बारे में आप बहुत बार पढ़ेंगे। एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप भी के रूप में आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक होता है कि जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, सुगंध आती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नेम सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक।
अब चूंकि चैप्टर में आपका दूसरा नाम क्या है, प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक को आपने बहुत सारे तरह से देखा हुआ है, तो वही पूछ रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का यानी कि कुछ वस्तुओं का नाम बताना है जो कि किससे बने हुए हैं, आपके मेड ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के बने हुए। ओके, कंटेनर्स, बकेट्स, बॉटल, चेयर्स, बास्केट्स एक्सेट्रा, यानी आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं प्लास्टिक की उनके नाम लिख लीजिए, जो जो चीजें आपके प्लास्टिक से बने हुए हैं, यानी कि जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसके आउटर कवरिंग, उसके अंदर जो रिफिल होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, आपकी चेयर प्लास्टिक की हो सकती है, आपकी टेबल प्लास्टिक का हो सकता है, आपके आगे स्क्रीन में प्लास्टिक का यूज हो सकता है, आपके घरों में जो बकेट्स होती हैं वो, बास्केट हो गया, वो जितने भी कंटेनर्स होते हैं जिनमें आप सामान रखते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, ये सारे किससे मिलकर के बने होते हैं, प्लास्टिक से मिलकर के बने हुए होते हैं। और क्यों बनते हैं प्लास्टिक के? क्योंकि एक तो हमें इजीली अवेलेबल है प्लास्टिक। क्यों इजीली अवेलेबल है? क्योंकि ये कैसा होता है, सस्ता मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं कि जो हमारे बजट में हमें अवेलेबल होगा। और दूसरा, हम क्या करते हैं, हमें ऐसी चीज चाहिए जो ड्यूरेबल हो, यानी कि अगर अभी हमने खरीद लिया है एक बॉक्स जो आपके पास होगा, कई क्लासेस से आप उसी बॉक्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ होगा। टिकाऊ है प्लास्टिक। ओके, और टिकाऊ किस वजह से है? आपने देखा होगा कि मेटल के जो आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। खराब क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जंग लगने लगता है, यानी संक्षारण हो रहा है, वहीं पर प्लास्टिक का संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर चीजें अब आपको प्लास्टिक की दिखाई देती हैं, यानी कि आपका लंच बॉक्स हो गया वो भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का। तो बॉटल्स हो गई, बकेट, कंटेनर, कुछ भी चीजें आप लिख सकते हैं जो आपने प्लास्टिक की अपने आसपास देखी होगी। ओके, व्हाट इज पॉलीथीन? अब आप लोग, पॉलीथीन बैन हो गया है, पॉलीथीन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन पॉलीथीन सब लोगों ने देखा है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन में आपको एक चीज देखने को मिल रही है, इथीन और पॉली। ठीक है, तो इथीन जब बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो पॉलीथीन बनाएंगे। ठीक है, पॉली यानी कि मैनी, कई, बहुत सारे। ठीक है, जैसे पॉलीमर में आपको बताया था कि पॉलीमर क्या है, बहुलक। पॉली का मतलब ही होता है कई सारे, यानी बहुत सारे। ओके, तो इथीन जब आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीथीन बनाएंगे। ओके, तो पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन। पॉलीमर का मतलब क्या है, बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या है कि यहाँ पर इथीन के बहुत सारे एकलक आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब प्लास्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, थर्मोसेटिक एंड थर्मोप्लास्टिक। ओके, थर्मोसेटिक जहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक को आप क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर दे करके उसका इस प्रकार से किसी भी आकार में मोल्ड कर लेंगे, शेप में उसको बना लेंगे। ठीक है, कोई बर्तन बना दिया आपने प्लास्टिक का, एक बार उससे किसी चीज का निर्माण हो गया, किससे, थर्मोसेटिक की बात कर रहे हैं। अब आप दोबारा उस प्लास्टिक को हीट देंगे अगर, तो दोबारा हीट देने से आप उसको किसी भी आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिक में आप किस प्रकार के देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी आपके घरों में वेसल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, किचन में बर्तन, उन बर्तनों के हैंडल वगैरह थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बने होते हैं, यानी कि आप उनको कितनी भी हीट दे दो, कितनी भी देर तक आपने उसको गैस पे रखा है बर्तन को, उसका हैंडल पिघलेगा नहीं, मोल्ड नहीं होगा। तो वो किससे बना है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बना है। ओके, वहीं पर जो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या करेगा, उसको थोड़ी और हीट देंगे तो वो पिघलने लगेगा, गलने लगेगा, या फिर क्या करेगा, अपने आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक के देखे होंगे, बहुत नॉर्मल और कॉमन एग्जाम्पल है कि आप सबके घरों में प्रेशर कुकर होंगे, तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो ब्लैक कलर की, जैसे आउटर कवरिंग आप उसकी देखते हैं, तो वो ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक लगा होता है, प्रेशर कुकर को आप कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए, आप उसको गैस के बर्नर पे रखिए, आप उसको चूल्हे पे रखिए, आप उसको इंडक्शन के ऊपर रखिए, कहीं पर भी रखिए, कितना भी तापमान उसको दीजिए,
प्रेशर कुकर के हैंडल में जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो पिघलेगा नहीं, मोल्ड नहीं होगा, यानी कि आकार अपना परिवर्तित नहीं करेगा। तो जब वो आकार अपना परिवर्तित नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, वो ऐसा प्लास्टिक है जिसको टेम्परेचर का कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्लास्टिक को क्या कहा जाएगा, आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहा जाएगा। ओके, और यहाँ पे दूसरा टाइप क्या है आपका, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या हो गया, ऐसा प्लास्टिक जिसको अब आप तापमान देंगे तो वो पिघलना शुरू कर देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने अपने आसपास प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर देखे होंगे, उनको अगर जैसे प्लास्टिक की बाल्टी है, अगर वो किसी भी ज्यादा तापमान के संपर्क में आती है, ठीक है, तो वहां पर वो या तो खराब हो जाएगी, अपना आकार इजीली क्या कर लेगी, मोल्ड कर लेगी, या फिर आप क्या कहेंगे कि आकार को परिवर्तित कर लेगी। तो प्लास्टिक दो तरह से हो गए, क्या कहा, एक हो गए थर्मोसेटिक और दूसरे क्या हो गए, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिक में क्या आ गए, जो सिंपली टेम्परेचर देने पर, कितना भी टेम्परेचर दो, वो अपना आकार चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, वही थर्मोप्लास्टिक क्या हो गए कि जिनको आप गर्म कर रहे हैं, आग के संपर्क में ले जा रहे हैं, तो वो इजीली अपना क्या कर रहे हैं, आकार परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये दूसरे वाला जो टाइप है थर्मोप्लास्टिक, इसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो आपके एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन सबके आसपास लोगों सभी बच्चों ने देखी होगी। तो पॉलीथीन को अगर आप जलाते हैं तो वो इजीली अपना आकार क्या कर लेती है, बदल लेती है। ठीक है, तो वो पॉलीथीन है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी भी आप लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार का प्लास्टिक भी क्या होता है, आग के संपर्क में आने पर या तापमान बढ़ने पर अपना जो आकार है वो परिवर्तित कर लेता है। पॉलीथीन का नॉर्मली आकार सपोज ये है अगर, ठीक है, ये पॉली बैग है कोई, इसको आपने क्या किया, आग के संपर्क में ले गए, तो अचानक से ये अपना आकार चेंज करने लगता है टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आपका थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आएगा। वहीं पर जब मैंने कहा कि आपका कोई कुकवेयर है, सपोज ये आपका प्रेशर कुकर है, इसका हैंडल है, ये किससे बना हुआ है, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन इसको आप कितना भी तापमान दे लीजिए, तापमान देने के बाद ये प्लास्टिक जो है ये पिघलेगा नहीं, ना ही ये अपने आकार में परिवर्तन लाएगा किसी प्रकार का। तो ये किस प्रकार का आपका प्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिक टाइप का हो गया। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक के अगर एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो उसमें आपका क्या क्या आएगा, पॉलीथीन आएगा, थर्मोप्लास्टिक में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी भी इसको कहा जाता है। पी फॉर पॉली, विनाइल के लिए वी आता है और क्लोराइड के लिए सी आता है। ठीक है, पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के सेकेंड वाली कैटेगरी के हो गए। और अगर आप थर्मोसेटिक के एग्जाम्पल पूछेगा तो वहां पर बेकेलाइट आता है आपका, और साथ ही साथ मेलेमाइन, ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, जीआईसी स्यूसी बच्चों, आ रही है आवाज आपको, हाथ उठाइए, समझ आ गया आपको जीआईसी स्यूसी, सभी बच्चों को समझ आ गया है। ओके, वेरी गुड। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सब एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में बताया, उसी के एग्जांपल्स यानी कि उदाहरण आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक के उदाहरण। तो बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सारे क्या होते हैं, आपके थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है,
तो बैकेलाइट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितने भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, बर्तनों के हैंडल ज्यादातर किसके बनाए जाते हैं? बैकेलाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है? वही प्लास्टिक है जिसको आप कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए, कितना भी आग के संपर्क में रख लीजिए, वो अपना आकार परिवर्तित नहीं करेगा। यानी कि कई वर्षों से अगर आपके घर में प्रेशर कुकर है तो उसके हैंडल में जो प्लास्टिक लगा हुआ है उसमें कितनी ही बार खाना बन गया होगा, कितनी ही बार उसको आग के संपर्क में ले गए होंगे, लेकिन वो हैंडल जिस दिन खरीदा था उस दिन से लेकर अभी तक उसी प्रकार का है, उसको आग से कोई भी फर्क नहीं पड़ा या उसने अपने आकार परिवर्तित नहीं करा। ठीक है, वहीं पर बात मेलामाइन की करते हैं। तो आजकल बहुत सारे क्या चल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डाइनिंग सेट्स वगैरह देखे होंगे, जिनमें आप लोग खाना खाते हैं, प्लेट्स या फिर बाउल होता है जो आपके घरों में, या फिर सर्विंग बोल होते हैं, कुछ भी इस तरह के बर्तन जो प्लास्टिक के बने हुए दिखते हैं, लेकिन जब उनको आप तापमान के संपर्क में ले जाते हैं तो वो किसी भी प्रकार से खराब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के बर्तन आपके मेलामाइन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का प्रयोग कहाँ भी किया जाता है? जब क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, आपको पता है, आग बुझाने के लिए। और आग बुझाने के लिए जो दस्ता जाता है, यानी कि जो फोर्स जाती है फायर ब्रिगेड की, तो जो उनके कपड़े होते हैं वो भी इसी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, क्योंकि उनको आग से बचाना है, स्वयं को भी बचाना है और आग को भी बुझाना है वहां पर। ठीक है, तो उनके कपड़े इसी से बने हुए होते हैं, ताकि आग के संपर्क में जब जाएंगे, यानी तापमान वहां पर बहुत ज्यादा होगा, तो उससे उनके कपड़े, क्योंकि नॉर्मल फाइबर से बने हुए होंगे तो जल जाएंगे, प्लास्टिक के बने हुए होंगे, थर्मोप्लास्टिक के, तो पिघल जाएंगे। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बनाए जाते हैं वो कपड़े, ताकि वो आग के संपर्क में, आग बुझाने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े खराब ना हो, या तापमान में जाने पर वो आग ना पकड़ ले, या फिर किसी भी तरह से अपना आकार परिवर्तित ना करे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए थर्मोसेटिक प्लास्टिक के। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? तो ये पीवीसी अभी का आया था, कौन सी कैटेगरी में आया था? आपकी प्लास्टिक की कैटेगरी में आया था। और प्लास्टिक में कौन सा प्लास्टिक था? ये थर्मोप्लास्टिक था। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। और मैंने आपको बताया था पीवीसी, पी किसके लिए आता है? पॉली के लिए आता है, वी आता है विनाइल के लिए, और सी किसके लिए आता है? क्लोराइड के लिए। तो पीवीसी हो गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, चलिए 15 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 4R? ओके, यानी कि इन 4R का अर्थ क्या है? ठीक है, 3R आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से 4R होते हैं। तो 4R किसके लिए स्टैंड करते हैं? तो 4R में एक R है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 16th क्वेश्चन है आपका, वेदर कॉटन क्लोथ्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आपको बताना है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कि ये अगर बहुत समय तक इनको कॉटन के कपड़ों को रखा जाता है तो ये खराब हो जाते हैं, यानी कि जैविक अपघटन इनका हो जाता है, या फिर नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि कॉटन जो होती है, सूत के कपड़े आप रखो मिट्टी के नीचे, किसी छोटे से कपड़े के टुकड़े को रख देना, कुछ बहुत टाइम बाद देखना तो वो धीरे धीरे अपघटित होने लगेगा, यानी कि वो कैसा है? बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो जैविक अपघटन उसका चूंकि हो जाता है। वहीं प्लास्टिक बैन क्यों है जब हम पॉलीथीन की बात करते हैं? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो बहुत समय तक, कई सालों तक अगर धरती पर रहेगा तो वो उसी प्रकार घूमता रहेगा, उसका अपघटन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिर वो क्या करता है? पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन 17 क्या है? नेम द फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर विच इज रिप्लेसिंग मटीरियल्स लाइक ग्लास एंड यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड जार्स। ठीक है, तो पॉलिएस्टर की फॉर्म बतानी है, विच इज रिप्लेसिंग मटीरियल लाइक ग्लासेस, जो कि क्या कर रहा है? कांच और कांच की तरह के जितने भी पदार्थ होते हैं उनको क्या कर रहा है? हटा रहा है, और उनकी जगह स्वयं आ रहा है। और किसके यूज में आ रहा है पॉलिएस्टर? बॉटल बनाने में या फिर जार बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है। तो वो कौन से टाइप का है? पीईटी, यानी कि जिसको पॉलीथाइलिन थैलेट
टेरिथैलेट कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, विच ऑफ टू इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक, पीवीसी और बेकेलाइट। तो पीवीसी और बेकेलाइट में थर्मोसेटिक कौन सा है? ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था थर्मोसेटिक का एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन। वहीं पर आपका पीवीसी किस में आता है? थर्मोप्लास्टिक में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ टू इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक, पीवीसी और बेकेलाइट। तो आंसर आपका क्या है? बेकेलाइट। और ये पीवीसी किस में आता है आपका? ये आता है थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में। ओके, चलिए 19 क्वेश्चन है आपका, नेम अ सिंथेटिक फाइबर विच इज पॉलीअमाइड। तो सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है जो कि किस में आता है? पॉलीअमाइड में आता है, तो नाइलॉन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गिव द नेम ऑफ अ प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। ठीक है, प्लास्टिक का नाम बताना है जिसका उपयोग फाइबर मेकिंग में किया जाता है, यानी कि रेशे के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है आपका नाइलॉन। ओके, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर नोट करेंगे। तो बच्चों, होपफुली आज के सेशन में जो क्वेश्चन हमने देखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर आप इसी प्रकार से 1 वर्ड में देंगे। ओके, इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों के साथ हम अपने आने वाले सेशन में आएंगे, और तब तक आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।